हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट। इन टेस्ट में 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो हार्ड लेवल के होंगे। इनका टारगेट रहेगा आपका कि आप इनमें 40 प्लस स्कोर करो। ये जो भी मॉक्स हैं ये सभी लेटेस्ट एडुक्यूटी बेस्ड है। इसमें हम टॉपिक करेंगे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लॉज, इडियम, फिलर, वोकैब, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इसकी डिफिकल्टी है वो है हार्ड। तो बिना किसी देरी के मूव करते हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पेन पेपर लेके बैठे और इसको साथ में अटेम्प्ट करें, और दूसरा आप कमेंट में मुझे बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए और आपका स्कोर कितना है नेगेटिव के बाद। 40 प्लस इज अ रियली गुड स्कोर इन दिस एंड 45 प्लस इज एन एक्सेप्शनल स्कोर, सो ट्राई टू बी इन दैट रेंज। माय नेम इज यश। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव। पैसिव फॉर्म बनानी है हमें। द ट्रिब्यूनल विल हैव रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिफोर द फिस्कल ईयर एंड्स। ओके, वॉइस में हमारे पास देखो दो चीजें देखनी होती है। एक तो हमें देखनी है कि V3 है, V3 मस्ट होगी। जो पैसिव वॉइस होगी उसमें V3 चाहिए ही चाहिए, ठीक है गुड। उसके अलावा हमें जैसे है, हैव के साथ आएगा हमेशा बी इन। सो आंसर में क्या होगा, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एडी। विल बी, विल हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव बीन। यहाँ पे क्या था, विल हैव बीन, सो विल हैव बीन। इसका आंसर क्या होगा, बी। इस सेंटेंस का मीनिंग है द ट्राइब्यूनल विल हैव रिजॉल्व। द ट्राइब्यूनल, जो ट्राइब्यूनल है वो रिजॉल्व कर चुकी होगी द डिस्प्यूट, किसको, द डिस्प्यूट को, बिफोर द फिस्कल ईयर एंड्स, जब साल खत्म होगा उससे पहले ट्राइब्यूनल उसको सॉल्व कर चुकी होगी, ठीक है गुड। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हमारे पास एक्टिव पैसिव होगा। देखो एक्टिव पैसिव इजी आती है एग्जाम में, सो ये भी मॉडरेट लेवल की है, एट मोस्ट मॉडरेट है, ये हार्ड नहीं है। सो डोंट वरी, आगे सेक्शन है वो हार्ड है इससे भी। न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर was being finalized by the trade committee when objections were raised। जो ओके ये पहले ही पैसिव में दे रखी है हमें, सो इसमें V3 देखने मत लग जाना, ठीक है। ये पैसिव से एक्टिव में जाना है। was being, देखो बीइंग वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें एक्टिव में जाते हैं तो बीइंग हट जाता है। सो जो आंसर होगा उसमें बीइंग नहीं होगा और was होगा। सो was चाहिए हमें, has, had, was, ये रहा was। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो इसका मीनिंग क्या है, द न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर वाज बीइंग फाइनलाइज्ड बाय द ट्रेड कमेटी। जो ट्रेड कमेटी है वो फाइनलाइज कर रही थी किसको, न्यू ट्रैफिक स्ट्रक्चर को, कब, जब ऑब्जेक्शन रेज किए थे, ठीक है गुड गुड। नेक्स्ट है नरेशन पे आ गए। देखो नरेशन थोड़ा सा वॉइस से हार्ड लगता है बच्चों को, ओके, बिकॉज ये होता भी है। नरेशन में हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती है। पहले तो इन्वर्टेड कॉमर्स सारे हटा देने हैं, और नरेशन के सेंटेंस चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो या क्वेश्चन वाले हो वो सभी फुल स्टॉप पे एंड करेंगे, ओके, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप। नरेशन में टुमारो को बदलते हैं हम द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, दोनों ही ठीक होंगे। सो इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन थे, ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। सो अब ये बचे, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन मार्क है ना, सो द ऑप्शन में आएगा आस्क्ड 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 आस्क्ड, ओके। और अगर क्वेश्चन का आंसर हुआ येस नो वाला तो आता है इफ या वेदर, ओके। इफ और वेदर दोनों सही होते हैं अगर येस नो वाला हो तो। इतना क्लियर है। सो ऑप्शन कौन कौन से एलिमिनेट हो चुके हैं हमारे पास, ए एंड सी बचे, कौन से, बी एंड डी, बी बचा है और डी बचा है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द ऑडिटर आस्क्ड द मैनेजर, ऑडिटर ने मैनेजर से पूछा, कुड यू, कुड कब यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए, ओके, मॉडल मोडाले, और ये रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। कुड यू फर्निश द ओरिजिनल रेसिप्ट्स बाय टुमारो। टुमारो को तो हमने चेंज कर दिया है नेक्स्ट डे पे, ओके, फॉलोइंग डे पे। तो अब ये पूछ रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है बेसिकली, क्या आप फर्निश कर दोगे ओरिजिनल रेसिप्ट्स को कल तक, ओके। ये देखते हैं। द ऑडिटर आस्क्ड द मैनेजर इफ ही, द ऑडिटर आस्क्ड द मैनेजर इफ ही वुड और इफ ही कुड। देखो इसको अगर मैं बैक लेके जाऊँ तो कुड को कैन में ले जा सकते हैं और कुड में ले जा सकते हैं। कुड मतलब रिक्वेस्ट है, कैन मतलब एबिलिटी, और वुड को हम किस में ले जा सकते हैं, वुड। वुड भी होता है पोलाइटनेस के लिए, कर्टेसी के लिए, और विल में। विल क्या होती है, आई विल डू इट, इट इज फर्मनेस।
इट इज डिटर्मिनेशन कि वो करेंगे, ठीक है। सो कैन का कुड, सो कुड का कुड रहेगा, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, लेकिन इस बार उल्टा पूछा है। इस बार इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिए, इन्वर्टेड कॉमास हमें खुद से लगाने। द इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिस्ट है, उसने एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेम के लिए अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस होता तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता, लेकिन ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप है, जैसे मैंने आपको सिखाया था। सो एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए, एक्सक्लेमेटरी 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 एक्सक्लेमेटरी, इससे कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं। द इकोनॉमिस्ट exclaimed that the policy had been, यस बीन हटा देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हैड छोड़ देते हैं, बीन हटा देते हैं, लेकिन वो होता है वॉइस में, ठीक है। बी और बीन जब भी आता है वो वॉइस में आता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली, लेकिन जब चेंज करते हैं तो वॉइस में करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। सो इसमें बीन रहेगा। ए कोलोसल फेलियर, इकोनॉमिक्स ने एक्सक्लेम किया कि जो पॉलिसी है वो रही है क्या, एक कोलोसल, कोलोसल मतलब बहुत बहुत बड़ा, बिग, सुपर बिग फेलियर। इकोनॉमिक्स ने कहा, इकोनॉमिक्स ने एक्सप्लेन किया, इकोनॉमिक्स ने कहा, एक्सप्लेन किया, ओके। ये सभी हो सकते हैं, अभी के लिए कोई ऑप्शन एलिमिनेट लिया। द पॉलिसी हैज बीन, देखो हैड को हम बैक शिफ्ट करेंगे हैज में, ठीक है। हैज चाहिए हमें, हैज इसमें भी है, हैज इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, इज है इसमें, इसलिए ये भी एलिमिनेट। अब बचे ये दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन, सॉरी। इकोनॉमिक्स ने सेड कहा, सेड किया, इकोनॉमिक्स ने एक्सप्लेन किया कि जो पॉलिसी है वो एक कॉलोसल फेलियर रही है। व्हाट ए कॉलोसल फेलियर द पॉलिसी हैज बीन। अब फंस गए, दोनों से सही है, अगर हम बैक शिफ्ट करें तो दोनों सही हैं, ओके। लेकिन जब एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं ये वाला, व्हाट अ, क्या ही कॉलोसल फेलियर रहा है, मतलब इतना बड़ा रहा है, यू हैव टू बी मोर एक्सप्रेसिव, ओके। जब भी ये सामने आ जाए तो यू हैव टू बी मोर एक्सप्रेसिव, ओके। सो इसका आंसर भी बी होगा, क्यों, क्योंकि दिस स्ट्रक्चर इज मोर एक्यूरेट, बिकॉज इसमें आर्टिकुलेट, हाँ, ये आइडिया को आर्टिकुलेट बेटर कर पा रहा है, ओके। आर्टिकुलेशन अच्छा है इसका, सो दिस विल बी द राइट आंसर, ओके। ये क्वेश्चन बताओ किस किस का गलत हुआ, किस किस ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया था। कहाँ बताना है, एसएससी इंग्लिश विद यश के यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल के इसी वीडियो पे कमेंट में बता देना, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो आपका गलत है क्या, इसी रीजन से हुआ है कि कोई और रीजन था, ठीक है। गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए हम क्लॉज टेस्ट पे। क्लॉज से जनरली सबको डर लगता है, क्योंकि क्लॉज होते भी डरावने, इसमें कुछ भी पूछ लेता है, कभी प्रीपोजिशन पूछ लेगा, कभी वो कैप पूछ लेगा, अभी कुछ ही पूछ रहा है, क्लॉज में पागल बना रहा है आदमी। क्लॉज में एकदम कॉम्प्रिहेंशन स्किल टेस्ट कर रहा है, पूरा इंग्लिश ग्रामर चेक कर रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन और ये क्लॉज होते हैं अपने हार्ड साइड पे होते हैं, क्लॉज हार्डेस्ट होता है, ठीक है। इसमें अगर 5 में से 4 भी आ रहे हैं तो भी ठीक है, 5 में से 5 इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट तो, लेकिन उसके लिए यू विल हैव टू डू अ लॉट 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 ऑफ हार्ड वर्क। सो इस क्वेश्चन को करते हैं एंड वी विल सी द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन मतलब पॉलिसी, बेसिकली पॉलिसी का ग्रैंड रूप, ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर को सेपरेट करने की, दो नेवर एनश्राइंड इन लेटर। इसने एनश्राइन, एनश्राइन मतलब अच्छा 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 अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड। देखो कई बार हमें मीनिंग नहीं पता होता है वर्ड का, सो वी विल यूज कि टोन क्या है, एनश्राइन पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे होता एक्सकेब्रेट, तो वो होता है नेगेटिव वर्ड, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर द टोन ऑफ द पैसेज एंड वर्ड्स। टोन इज सुपर इम्पॉर्टेंट, कई बार तो मीनिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टोन, तो इतने सारे वर्ड्स का मीनिंग याद रखना इज नॉट एन ईजी टास्क। सो कहाँ थे हम, यहाँ थे। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दो नेवर एंश्राइंड इन लेटर remains the blank of India's constitutional architecture। इसने लेटर में इंश्राइन कभी नहीं करी, लेकिन 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 सो दिस इज अ ट्रांजिशन, इंश्राइन कभी नहीं की, नेगेटिव है, कभी नहीं हुआ ऐसा, सो यहाँ पे पॉजिटिव आए। ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसिएशंस, ओके ओके, देख रहे हो वर्ड, देख रहे हो,
pronouncements directing the executive to frame policy have reignited the debate over judicial blank, with critics arguing that courts must exercise blank rather than substitute their own discretion for that of elected representatives. अब इसका मीनिंग समझते हैं. गपो रिसेंटली जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए, मतलब जो वो आए जुडिशियल डायरेक्शंस आए हैं, जो भी वो आए हैं, जज क्या सुना था, फैसले. हाँ, फैसले डायरेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव. किसको डायरेक्ट कर रहा है जज का फैसला? एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, वो सब. टू फ्रेम पॉलिसी, क्या करने के लिए? पॉलिसी फ्रेम करनी है. किसकी? इसकी, सेपरेशन ऑफ पावर्स की. इसे रीइग्नाइटेड हुई है, फिर से आग लग गई है. किसमें? डिबेट पे. कौन सी डिबेट? ओवर जुडिशियल ब्लैंक. जुडिशियल का क्या? विद क्रिटिक्स. क्रिटिक्स हैं. क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं दैट कोर्ट्स मस्ट, की कोर्ट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए ब्लैंक, rather than substitute their own discretion. कि कोर्ट को एक्सरसाइज करना चाहिए कुछ, और किसकी बजाय? rather मतलब किसकी बजाय? than substitute their own discretion, कि खुद की मर्जी से नहीं करना चाहिए. फॉर दैट ऑफ इलेक्टेड, किसके लिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए. देखो इसमें अभी ब्लैंक है, इसलिए मीनिंग भी ऐसा ही टूटा फूटा आ रहा है, बट वी विल स्टिल रीड इट टिल द एंड. ओके. प्रपोनेंट्स. प्रपोनेंट्स however मतलब ट्रांजिशन, कंटेंट दैट सच इंटरवेंशन. कौन सा इंटरवेंशन? जो कोर्ट कर रही है. इज अ ब्लैंक. वो ब्लैंक है जब फंडामेंटल राइट्स आर imperiled by executive inaction. जब fundamental rights imperiled by executive inaction. देखो मान लो imperiled का मतलब हमें नहीं पता है, तो executive का कोई एक्शन ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे imperiled का मतलब हुआ नेगेटिव, कोई नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि executive का कोई एक्शन ही नहीं हुआ है ना. The challenge ultimately lies in, जो आखिरी सेंटेंस है वो होगी कंक्लूडिंग सेंटेंस. उसमें कह रहा है कि जो चैलेंज है वो अल्टीमेटली है lies in calibrating. कैलिब्रेट करना है हमें a balance that neither blank accountability nor erodes the mandate of other organs. other organ कौन कौन से? जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो वाली पालिका. ओके. जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, वो वाला. अकाउंटेबिलिटी नॉर इरोड्स. इरोड्स मतलब होता है खत्म करना. द मैंडेट. मैंडेट मतलब नेसेसरी ऑफ द अदर ऑर्गन्स. अदर ऑर्गन्स. ओके. पैसेज और हार्ड. अभी सॉल्व करते हैं इसको. ब्लैंक नंबर फर्स्ट. द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर नेवर enshrined इन लेटर रिमेन्स द. नेगेटिव से पॉजिटिव. फुट नोट. फुट नोट क्या होता है? पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिया और आखिर में छोटा सा नोट लिख दिया. फुट नोट. रेलिक. रेलिक क्या होती है? कोई एंशिएंट आउटडेटेड चीज. एनोमली. एनोमली होती है नेगेटिव वर्ड, कि वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, वो पैटर्न को ब्रेक कर रहा है. एनोमली. बेडरॉक. बेडरॉक होती है फाउंडेशन. सबसे पॉजिटिव वर्ड कौन सा है यहाँ पे? बेडरॉक. जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है वो है बेडरॉक. किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर की. बेडरॉक मतलब फाउंडेशन. नेक्स्ट. recent judicial pronouncements directing the executive to frame policy have reignited the debate over judicial blank. अब जरा देखो रिसेंटली कुछ हुआ है, कुछ जुडिशियल डिसीजंस आए हैं जिसने डायरेक्ट किया है एग्जीक्यूटिव को कि वो पॉलिसी फ्रेम करे, और इससे डिबेट चालू हो गई ओवर जुडिशियल. जुडिशियल क्या? जुडिशियल. जुडिशियल रिस्ट्रेंट. जुडिशियल रिस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? देखो रिस्ट्रेंट मतलब होता है किसी चीज़ का रोकना, रोकना या बांधना. ओके. वो फ्री नहीं है बेसिकली, एकदम फ्री का उल्टा. फ्री का उल्टा. ओवर रीच. ओवर रीच मतलब उसके पहुंच तो यहाँ तक है लेकिन वो जा यहाँ तक रहा है. ओवर रीच. न्यूट्रलिटी. बिल्कुल न्यूट्रल है. इनडिफरेंस. इनडिफरेंस मतलब कोई फर्क ना पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो डिबेट हो गई है किसकी? ओवर जुडिशियल रिस्ट्रेंट की या ओवर रीच की. देखो न्यूट्रल और इंडिफरेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर न्यूट्रल और इंडिफरेंस होता तो डिबेट का तो कोई मतलब पैदा ही नहीं होता ना. डिबेट तो तब हुई है ना जब कोई आदमी ओवर रीच कर रहा है. अगर वो रिस्ट्रेंट कर रहा होता तब भी कोई दिक्कत ना आती कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कुछ प्रॉब्लम आई है, लेकिन जुडिशरी ने ओवर रीच किया है जिसके कारण देयर हैज़ बीन सम डिबेट. सो अब क्या आएगा इसका आंसर? ओवर
रीच, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है ना, सेपरेशन ऑफ पावर में एक ने ओवर रीच कर दिया, अब लड़ाई हो गई। देखो जैसे आपके पास थे 2 भाइयों के थे ये 2 किले, ठीक है, और इसने ट्रैक्टर से म्याड़ यहाँ पे लगा दी। अब इसका ज़मीन, ये इसके ज़मीन बट आ गई, ठीक है, मतलब इसका ये इंक्रीज हो गया एरिया और इसका डिक्रीज हो गया। इसने ओवर रीच कर दिया ना, इसका ओवर रीच होगा। तो जुडिशरी ने, ऐसी डिबेट है कि जुडिशरी ने ओवर रीच किया है इसको, एग्जीक्यूटिव को, इसलिए डिबेट है। सो द आंसर विल बी ओवर रीच। वाइल विद क्रिटिक्स आर्ग्यूइंग दैट, क्रिटिक्स कौन है? जो हर चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, कोर्ट मस्ट एक्सरसाइज ब्लैंक rather than substitute their own discretion of that of elected representatives। क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं कि बैलेंस बनाओ यार थोड़ा, ऐसे थोड़ी ना तो ओवर रीच करोगे, गलत बात है ये। कि कोर्ट्स को रिस्ट्रेंट कोर्ट्स को रुकना चाहिए कि रोको भाई, थम जाओ, ऐसे किसी की जमीन पे थोड़ी ना कब्जा करोगे तुम, गलत बात है ये। अथॉरिटी कि हाँ भाई अथॉरिटी तुम पे करो जो भी है, अथॉरिटी तो वैसे भी फिट नहीं हो रहा ग्रामर से, तो अथॉरिटी नहीं होगा। सुप्रीमेसी, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि देखो तुम सुप्रीम आदमी हो, तुमने ये ज़मीन छोड़ी है ना उसकी, इस पर भी कब्जा कर लो, सुप्रीमेसी दिखाओ, इससे लड़ाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना ऑब्वियसली, सो ये भी नहीं होगा। लीनियंसी होती है थोड़ा ढीले पड़ जाओ यार, छोड़ो जाने दो, ठीक है। लीनियंसी होती है स्ट्रिक्ट का उल्टा, ओके, स्ट्रिक्ट का उल्टा होता है लीनियंट। लेकिन हमारे पास बात हो रही है, देखो वर्ड मीनिंग के हिसाब से दोनों फिट आ सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज का यूज़ हुआ है यहाँ पे, जो ऑथर की राइटिंग स्टाइल है, जो क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल राइटिंग है, ये हमारी एडिटोरियल टाइप की राइटिंग है, तो वहाँ पे रिस्ट्रेंट वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, ओके। और ये ग्रामर से भी NC2 होता है ना, एवो वाला, सो इसलिए रिस्ट्रेंट होगा इसका। गुड। नेक्स्ट, proponents however contend that such intervention is blank when fundamental rights are impaired by executive inaction। ओके। सो देखो इसमें हमें ये पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इसने कंडीशन लगा दी है व्हेन की, कि जब ऐसा होता है तब यहाँ पे क्या होगा। सो प्रोपोनेंट्स हाउएवर, प्रोपोनेंट्स कंटेंड करते हैं मतलब वो दलील देते हैं बेसिकली, वो कहते हैं कि सच इंटरवेंशन, कौन से इंटरवेंशन की जुडिशरी ने ओवरलैप कर दिया, इज ब्लैंक, इज अनवारंटेड, लेकिन व्हेन, कब ऐसा स्पेशल केसेस में, जब फंडामेंटल राइट्स आर इम्पेरिड मतलब नेगेटिव वर्ड, ओके, बाय एग्जीक्यूटिव इनएक्शन। ये नेगेटिव कैसे आया था? क्योंकि यहाँ पे इनएक्शन की बात हुई थी, जब भी कोई एक्शन ना हो तो नेगेटिव चीज़ ही होगी, तो ये ऐसे आया था हमारा। सो अब ऐसे एक्शन अनवारंटेड होते हैं, अनवारंटेड मतलब कि ऐसे एक्शन गलत है, ठीक है, बेसिकली इनका कोई वारंट नहीं है, ये इलीगल है, जब कोई इनएक्शन हो तब। लेकिन यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है ना, बेसिकली इम्पेरिल्ड हो रहे हैं। सो अगर कोई कोर्ट इसको ठीक करने की कोशिश करे, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, सो क्या वो अनवारंटेड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, है ना, इस केस में व्हेन वाली कंडीशन में। जस्टिफाइड इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यही हमें चाहिए था, सो ये हो जाएगा। अनवारंटेड, इलीगल, अगर हम वैसे देखें ऑड वन आउट से, ऑड कौन से हैं? अनवारंटेड, इलीगल सेम है, जस्टिफाइड इन दोनों का ऑपोजिट है, तो ऑड वन आउट से भी जस्टिफाइड आ रहा था, सो इसका आंसर क्या होगा? जस्टिफाइड। नेक्स्ट, the challenge ultimately lies in calibrating a balance that neither blank accountability nor erodes the mandate of the other organs। जो चैलेंज है वो क्या है? अल्टीमेटली लाइज इन कैलिब्रेटिंग मतलब किसी चीज़ को कैलिब्रेट कैलिब्रेट करना नहीं, मतलब कैलिब्रेट होता है किसी चीज़ को, जैसे गिटार को ट्यून करते हैं ना हम, जैसे फ्रीक्वेंसी, जैसे FM सुनते हैं हम, तो FM में हम नहीं लगाते 93.5, ओके, स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है कि हम 80 पे भी जा सकते हैं, 110 पे भी जा सकते हैं, बट हम कैलिब्रेट करते हैं उसको 93.5 तक। सो दैट इज़ कैलिब्रेशन, बेसिकली एक्यूरेसी, बैलेंस क्रिएट किया है। दैट नीदर ब्लैंक अकाउंटेबिलिटी, हमें ऐसा ही कैलिब्रेशन करना पड़ेगा जिससे क्या हो, ना ही अकाउंटेबिलिटी इरोड हो, ना ही मैंडेट ऑफ अदर ऑर्गन इरोड हो, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी भी बची रहे और
अदर ऑर्गन्स जैसे जुडिशरी होगी, जुडिशरी के अलावा कौन सी होगी, एग्जीक्यूटिव हो गई, उन सब का भी अपना वर्चस्व बना रहे। ओके, एब्डिकेट्स, एब्डिकेट्स क्या होता है, त्यागना। कैसे याद करेंगे इसे, एब्डिकेट अब डकैत। ओके, एब्डिकेट अब डकैत, डकैतों ने त्याग दिए, क्या करने, डकैत क्या करते हैं, डाका मारना। ओके, स्ट्रेंथेंस, एनहांसेस, गारंटीज। ऑड वन आउट से कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है। और सेंस से क्या बन रहा है, जो चैलेंज है अल्टीमेटली लाइज कर रहा है कि एक बैलेंस बना है जो नीदर, जिससे एब्डिकेट ना हो, अकाउंटेबिलिटी त्यागी ना जाए, और ना ही कुछ इरोड हो। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, एब्डिकेट। स्ट्रेंथेंस अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेंथेंस अकाउंटेबिलिटी नॉर इरोड्स। देखो नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ कैसे आएंगे, एनहेंसेस भी वही है, गारंटीज भी वही है, सो एब्डिकेट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके, सो नाउ ट्यून चेंज हो चुकी है, अब हमसे पूछ रहे हैं ये लोग ईडीएम, ट्रोजन हॉर्स। ओके, और इन्होंने ट्रोजन हॉर्स को भी ऐसे नहीं पूछा, केवल ट्रोजन हॉर्स दे दिया, पूरी सेंटेंस में दिया है। द मिनिस्टर्स प्रॉमिस टू स्ट्रीमलाइन सब्सिडीज हैज मोर ऑफन देन नॉट टर्न्ड आउट टू बी मर्ली अ ट्रोजन हॉर्स फॉर फर्दर डीरेगुलेशन। ट्रोजन हॉर्स प्रीवियस ईयर का है, काफ़ी बार ऐसे ने पूछा है। ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है कि देखो एक स्टोरी थी कि एक ने पीस ऑफरिंग के लिए घोड़ा दिया था। ओके, घोड़ा कैसे बनता है, ओके, सो लेट्स से दिस इज अवर घोड़ा लेकिन जैसे ही गेट से ये पार हो गया घोड़ा, बिकॉज एक ये खिलौने टाइप का घोड़ा था, पुतला टाइप का था बेसिकली, एफी की, और ये घोड़ा इन्होंने गिफ्ट किया था दूसरे देश को। और जैसे ही ये दूसरे देश में पहुंचा, राजा वाजा के पास पहुंचा, इंपॉर्टेंट लोगों के पास पहुंचा, इस घोड़े में से बहुत सारे सैनिक निकल आए और सैनिकों ने हमला कर दिया। एंड दिस वॉज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स, इट वॉज नॉट ए रियल हॉर्स, उसके अंदर दुश्मन बैठे थे। ओके, सो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, जो दिखने में तो गिफ्ट लगे लेकिन असली में वो जो हम पे हमला करते। सो ऐसा कौन सा हुआ, अ डिसेप्टिव टैक्टिक कंसीलिंग अ हिडन थ्रेट। हिडन थ्रेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिपाही बैठे ना जो हमला कर देंगे। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ईडीएम अगला, टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट। गाउंटलेट से क्या याद आता है, गाउंटलेट से याद आती है एवेंजर्स एंड गेम ओके, गाउंटलेट किसका याद आता है, थैनोस का गाउंटलेट याद आता है। सो ये है होमवर्क आपका, ये कहाँ बताओगे आप बताओगे कमेंट में। कमेंट कहाँ करना है, एसएससी इंग्लिश विद यश में। ओके, गुड गुड। ओके ओके, डबल ब्लैंक है इसमें, डबल ब्लैंक, गुड। द ब्यूरोक्रेट्स टेस्टिमनी वाज admirably blank, revealing only what was necessary, yet the underlying issue, corruption, spanning blank department remained unaddressed। कौन सा टॉपिक है ये टॉपिक है होमोनिम। होमो क्या होता है, होमो मतलब सेम, सेम। देखो डिस्क्रीट 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 सब सेम है, सो होमोनिम है ये। इसमें पूछा गया डिस्क्रीट वर्सेस डिस्क्रीट का मीनिंग पता है या नहीं पता है आपको, और उसको सेंटेंस में कैसे यूज करोगे। देखो डिस्क्रीट की दो स्पेलिंग है, एक है हमारे पास CREET और एक है CRTE। एक का मतलब होता है छुपा हुआ और एक का मतलब होता है अलग अलग। ओके, इस याद कैसे रखी जाएगी कौन सा डिस्क्रीट कौन सा होता है। देखो इसमें डबल ई एक साथ है और इसमें है अलग अलग, ध्यान से देखो ETE है और इसमें EET है। जो ETE वाला होता है जिसमें अलग अलग होती है, उसका मतलब भी होता है सेपरेट, अलग अलग। सो ETE सेपरेट, और डिस्क्रीट ये होता है किसी चीज़ से छुपाना। ओके, लो प्रोफाइल रखना, बेसिकली छुपाना, लो प्रोफाइल रखना। सो दिस विल बी दिस एंड दिस विल बी दिस। अब इनको ब्लैंक में भरना है एंड आवर आंसर विल बी डन। ओके, द ब्यूरोक्रेट्स टेस्टिमनी वाज एडमिरेबली ब्लैंक, रिवीलिंग ओनली व्हाट वाज नेसेसरी। इसकी टेस्टिमनी थी वो छुपी हुई थी और वो केवल इतना रिवील कर रही थी जितना नेसेसरी हो। सो फर्स्ट में आएगा REET, REET, REET। नेक्स्ट, येट द अंडरलाइंग इशू, फिर भी जो अंडरलाइंग इशू है कौन सा है, वो करप्शन है। स्पैनिंग, स्पैनिंग करप्शन है, वो फैला हुआ है एक डिपार्टमेंट में दूसरे में तीसरे में। स्पैनिंग, जो करप्शन है वो फैला हुआ है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट में, ऐसे फैला हुआ है। स्पैनिंग, स्पैनिंग मतलब फैला हुआ। ओके, सो क्या
वो छुपा हुआ है या वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग में है ना, सो द आंसर विल बी छुपा हुआ एंड अलग अलग. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स गो नेक्स्ट. द कमिटीज रिपोर्ट वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग blank in its recommendation offering no concrete roadmap for implementation. कमेटी बनाई थी कि यार कमेटी कुछ काम कर, कोई कॉन्क्रीट रोड मैप दे, इम्प्लीमेंट करना है हमें इसे, लेकिन कमेटी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं. कमेटी को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि कमेटी वॉर लूसिड. लूसिड मतलब क्लियर, कि ये ले तेरा रोड मैप काम कर दे. वेग, धुंधला धुंधला, ऐसा कुछ क्लियर दिया ही नहीं. नॉट क्लियर. एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब स्टेप 1 ये है, स्टेप 1.1 ये है, 1.2 ये है, 1.5 ये है. एग्जॉस्टिव बिल्कुल ए से लेके जी तक कमेटी ने सब बता रखा है. कमेटी एग्जॉस्टिव है, प्रिसाइज है एकदम कमेटी, कि 1 पे ये करना है, 2 पे ये करना है, 3 पे ये करना है, एकदम प्रिसाइजली. लेकिन कमेटी ने अगर क्लियरली बताया होता, एग्जॉस्टिवली बताया होता और प्रिसाइजली बताया होता, तो क्या हम उसको क्रिटिसाइज करते? नहीं करते ना. कमेटी ने वेगली बताया है, इसलिए हम उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं. सो द आंसर विल बी वेग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Despite repeated assurances, the ministry failed to blank the long-standing grievances of the farmers. Despite repeated assurances, despite, देखो despite का एक एरर आता है, despite और एक वर्ड होता है in spite. ओके, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता और इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, और दोनों का मीनिंग सेम होता है. इनका मीनिंग क्या होता है? के बावजूद. मतलब देखो इस ऑप्शन से कि डिस्पाइट रिपीटेड अश्योरेंसेस, बार बार रिपीटेडली अश्योरेंस दी गई. ओके, मिनिस्ट्री फेल टू, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री फेल कर गई कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब जो लंबे समय से ग्रीवेंसेस, समस्याएं चली आ रही हैं फार्मर की, उनको एड्रेस करने के लिए. एड्रेस होगा, लेकिन पास्ट टेंस है, रिपीटेड, फेल्ड, सो एड्रेस्ड. एड्रेस्ड नहीं होगा इसको. ओके, एड्रेस होगा. फेल टू एड्रेस, क्योंकि अभी वो सॉल्व हुई नहीं है ना. फेल्ड टू एड्रेस होगी, एड्रेस. नेक्स्ट देखो, इसमें एड्रेस इसलिए आया क्योंकि देखो ऐसे ही है, डिस्पाइट रिपीटेड अश्योरेंसेज, बार बार अश्योरेंस दी मिनिस्ट्री ने, लेकिन फिर भी वो फेल हो गई कि लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेज और फार्मर को सॉल्व करने में. एड्रेस की भी अभी हो ही नहीं है वो. जब वो एड्रेस हो जाती तो एड्रेस आता, इसलिए एड्रेस है इसका. नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ ऑब्फस्केट. ऑब्फस्केट क्या होता है? अभी अभी बताया था मैंने. एक बताया था ल्यूसिड और एक बताया था वेग. ओके, ल्यूसिड क्या होता है? क्लियर. ऑब्फस्केट क्या होता है? वेग, यानी अनक्लियर. अनक्लियर कौन सा है? कंफ्यूज. कहीं पे क्लैरिटी नहीं है, वहीं पे तो कंफ्यूजन होता है ना. सो ऑब्फस्केट, कंफ्यूज. नेक्स्ट. सो मजा आ रहा है? मजा लो यार जीवन में. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास पार्सिमिनियस. पारसी और मनी. देखो वो फिल्म देखिए कौन सी, धमाल, उसमें वो पारसी आदमी रहता है जिसकी वो नहीं होती, वो गाड़ी मारो डी ग्रो, उसकी वो वाली गाड़ी होती है, और वो उस गाड़ी की बहुत सारी केयर करता है. वो उस गाड़ी के लिए एकदम वो है, पैशनेट है एकदम. ठीक है, और वो उस गाड़ी पे बहुत सारे पैसा लगाता है, उस पर चमकाता है, उसको आगे से धोता है, पीछे से धोता है, चमकाता है एकदम. लेकिन पार्सिमिनियस का मतलब होता है जो पैसे लगाए ही ना, जो स्टिंगी हो, एकदम कंजूस हो, फ्रूगल हो. देखो फ्रूगल थोड़ा पॉजिटिव होता है, स्टिंगी नेगेटिव होता है, थ्रिफ्टी भी काइंड ऑफ पॉजिटिव होता है, और स्टिंगी नेगेटिव है कि ये पैसे देता ही नहीं है. फ्रूगल होता है जैसे 100 का काम 80 में कर लिया, वो होता है फ्रूगल. थ्रिफ्टी ये होता है कि किसी ने सेकेंड हैंड चीज़ खरीदी के पैसे बचा लिए, वो थ्रिफ्टी हो गया. जनरस कौन होता है? जो दान दे दे. ओके, जिसके पास बहुत पैसा है और वो जनरस भी है, दान है, एकदम खुला दिल है. स्टिंगी कौन होता है? उसके पास पैसा भी है लेकिन वो मक्खी चूस टाइप आदमी है, स्टिंगी है एकदम. सो पार्सिमेनियस का ऑपोजिट क्या होता है? पार्सिमनी के पास क्या होता है? एकदम स्टिंगी आदमी होता है, जिसके पास पैसे ना हो एकदम, मतलब वो जो पैसे खर्च ना करे. पैसे खर्च ना करेगा उल्टा जो पैसे खर्च करे, जनरस आदमी. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड. द मिनिस्टर्स capitulation of two lobbyists pressure undermined the credibility of the reform. जो मिनिस्टर का है कैप्टिवलेशन, टू लॉबिस्ट प्रेशर, किसको? लॉबिस्ट प्रेशर को उसने अंडरमाइन किया, क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिफॉर्म. ओके, रेजिस्टेंस, सरेंडर, ट्रायम्फ, नेगोशिएशन. रेजिस्टेंस,
क्या रेजिस्टेंस पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव? रेजिस्टेंस बेसिकली पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, डिपेंड कर रहा है आप किसके व्यू पॉइंट से देखोगे। अगर आप ऑपरेसर के व्यू पॉइंट से देखोगे, जो ऑपरेस करता है डिक्टेटर हो गया लेट्स से, तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस नेगेटिव वर्ड है। लेकिन अगर आप भगत सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जो खुद रेजिस्टेंस का पार्ट है, सो रेजिस्टेंस विल बी पॉजिटिव वर्ड। ओके। सरेंडर, सरेंडर क्या होता है? सरेंडर करना, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ जीत। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन सबको पता है, मांडवली करना। ओके। अरे यार इसका आंसर कैसे दिख गया? नेक्स्ट। सो द कैप्टिवेशन का वर्ड का मतलब होता है सरेंडर। देखो, किसी बंदे को हम कैप्टिविटी में डालते हैं। कैप्टिविटी मतलब ऐसे ये बंदा है, ये आज़ाद है, इसको कैप्टिविटी में डाल दिया, इसको जेल में डाल दिया। ओके, अब ये सलाखों के पीछे है। कैप्टिविटी में कब डालेंगे? तो बंदा सरेंडर कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है विंडिकेट। विंडिकेट एंटोनिम बताना है, साइनो मत बता देना। ये देखो इसके लिए मिस्टेक होती है कि हम पढ़ते नहीं, हम ना एंटो देखते ना साइनो देखते, और हम ऑप्शन देख के उसको सॉल्व कर देते हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई करना ऑब्वियसली जस्टिफाई। इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट किसी को क्रिमिनल ठहरा दिया हमने। एक्विट, एक्विट होता है बरी करना, एकदम इसका उल्टा। इसका ऊपर डिफेंड, डिफेंड और जस्टिफाई सेम हो गया। अब देखो इसको हम अगर पॉजिटिव नेगेटिव से करें तो देखो जस्टिफाई, डिफेंड, एक्विट, इन सबकी टोन सेम है। और अगर हम ऑड वन आउट लगाए यहाँ पे टोन के अकॉर्डिंग, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखो कई बार ऐसा होता है कि वी डोंट नो मीनिंग ऑफ ऑल ऑप्शंस, तब हम इसको, अगर हमें रिस्क लेना हो तो वी कैन यूज दिस, कि किसकी टोन सेम है और जिसकी टोन डिफरेंट है हम उसको सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसमें बी को सिलेक्ट करूँ तो वो सही हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, बट 90% चांसेस में वो सही हो सकता है। सो यू कैन यूज दिस। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास, although the treaty was signed with much fanfare, its implementation remained blank as none of the signatory nations honored the binding clauses. Okay, इसमें हुआ क्या? Although the treaty was signed with much fanfare, treaty जब साइन करी तब तो भैया एकदम मजा सा आ गया था, एकदम लोग तालियां पीट रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या? Although है ना, although के बाद में कुछ कॉन्ट्रास्ट हुआ। इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्ड, इम्प्लीमेंटेशन कैसी हुई? कुछ नेगेटिव वर्ड आएगा। एज नन ऑफ द सिग्नेटरी नेशंस ऑनर्ड द बाइंडिंग क्लॉजेस, क्योंकि को जिसने भी साइन किया था उसमें से किसी ने भी बाइंडिंग क्लॉजेस को ऑनर नहीं किया। नेगेटिव वर्ड ढूंढो। एग्जाम्पली एकदम शानदार, स्वाद सा आ गया। शानदार बिल्कुल नहीं हो गया। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, एकदम झटके से ट्रीटी साइन हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई। डिसाइसिव एकदम, मतलब कि कड़क फैसला एकदम, कि वाह वाह मोदी जी क्या काम किया। डिसाइसिव। इल्यूजरी, इल्यूजरी मतलब रिमेंड इल्यूजरी, इल्यूजन, इल्यूजन सुना है? इल्यूजन होता है भ्रम। ओके। कि कागज की हवा तो बहुत, देखो धुआं तो बहुत सारा है, लेकिन आग एक छोटी सी अगरबत्ती ने लगा रखी है। ठीक है, समझो इसको, थोड़ा सेंस से समझो। ओके। सो इल्यूजरी का मतलब होगा यहाँ पे इल्यूजरी फिट आएगा अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करें तो। ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। ओके, एक बार मैं साइट को रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि 36 सेकंड ही बची है। सो अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 को करने के बाद में आपको एक काम होगा, आपका काम होगा कि आपको स्कोर बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही आए और कितने गलत हुए। ओके, काम ही बताना है। ऐसे ऐसे इंग्लिश विद यश के कमेंट में, इसी वीडियो कमेंट में बता देना, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है नहीं। सेंटेंस नंबर 1। ओके, The Reserve Bank's decision to hold interest rates steady reflects a cautious approach. ओके, इससे स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस। सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस के लिए क्या होना चाहिए? सेंटेंस ब्रॉड हो, सेंटेंस में प्रोनाउन कम से कम आए। ओके, दिस इज प्राइमरली, क्या इससे स्टार्ट करेंगे? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। दिस इज, दिस को तो डिफाइन करो ना पहले, हमें पता ही नहीं है दिस क्या है। सो टू से स्टार्ट नहीं होगा। क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हुआ? ये हो गया। सो दिस विल नॉट बी आंसर। This is primarily aimed at containing inflationary pressures without choking economic recovery. However, देखो इस, ये थी पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव थी ना, इसका एम ये है कि ऐसा हो और बिना इसके हो। ठीक है, लेकिन हाउएवर, हाउएवर के बाद में होगी नेगेटिव सेंटेंस।
Several economists argue that prolonged tightening could stifle private investment, कि अगर लंबे समय तक prolonged tightening could stifle, रोक देगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, तो ये नेगेटिव है। सो 2 के बाद 3 आएगी और 1 से स्टार्ट होगी, ये पेयरिंग हो गई हमारी। द कमिंग क्वार्टर्स विल रिवील वेदर दिस बैलेंसिंग एक्ट हैज सक्सीडेड, जो आगे क्वार्टर्स आएंगे उससे हमें पता चलेगा कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। सो दिस इज कैन बी ए कंक्लूडिंग सेंटेंस। सो ऑप्शन विल बी 1 2 3 4। इजी था ये, इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा लोकलाइजेशन। मैंडेट्स हैव बिकम ए कंटेंटियस इशू इन ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस। डेटा को लोकली स्टोर करना है। इंडिया का डेटा इंडिया में रहना चाहिए, चाइना का चाइना में रहे, अमेरिका का अमेरिका में रहे। मैंडेट्स मतलब इट इज नेसेसरी। हैव बिकम ए कंटेंटियस मतलब रोड़े की जड़, ये रोला मतलब आर्ग्यूमेंट, contentious issue in global trade negotiations. Nations argue करते हैं storing data domestically enhances sovereignty and security. Nations ने आर्ग्यू किया कि अगर डेटा इंडिया का इंडिया में रहेगा, चाइना का चाइना में रहेगा, तो उससे sovereignty और security इंक्रीज होगी। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। क्रिटिक्स हाउएवर ट्रांजिशन, सो 2 वाली सेंटेंस पॉजिटिव थी, क्रिटिक्स वाली नेगेटिव। कंटेंट दैट, क्रिटिक्स का मानना है सच मैंडेट्स, कौन से मैंडेट्स, ये वाले मैंडेट्स। सो 1 के बाद 3 आएगी, 3 से स्टार्ट नहीं होगा। क्या 3 से स्टार्ट हो रहा है किसी में? नहीं हो रहा। कंटेंट दैट सच मैंडेट्स रेज कंप्लायंस कॉस्ट फॉर बिजनेस, अगर ऐसा होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। ऑब्वियसली यार, हर देश में डाटा सेंटर बनाना पड़ेगा तो उससे कॉस्ट तो बढ़ेगी। द रिजल्टिंग फ्रिक्शन हैज स्टॉल्ड सेवरल बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स। किस सब से, इस सब से जो भी रिजल्ट हो रहा है उससे बायलैटरल मतलब 2 देशों के बीच का ट्रेड अग्रीमेंट है वो स्टॉल हो चुके हैं, रुक चुके हैं। सो इससे हमें क्या पता चला कि 4 से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। 4 कैन बी एट लास्ट, 4 लास्ट में आ सकता है। 1 के बाद 3 आएगा और 1 से सेंटेंस स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट क्यों होगा? तो 1 के अलावा हमारे पास बचा क्या? 4 से तो बिल्कुल नहीं होगा। 1 से हो सकता है 1, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रोनाउन नहीं है इसमें, कोई अनडिफाइंड चीज़ है नहीं। सो 1 से स्टार्ट हो सकता है। 2 से होगा नेशंस आर्ग्यू दैट स्टोरिंग डेटा। देखो ये सेंटेंस ज़्यादा ब्रॉड है, 2 वाली ज़्यादा ब्रॉड है या 1 वाली? 1 ज़्यादा ब्रॉड है ना, सो 1 से स्टार्ट होगा। दिस वॉन्ट बी द आंसर। सो अब हमारे पास ऑप्शन बचा 1 2 3 4, 1 3 2 4। 1 से स्टार्ट, 1 के बाद 3 और 4 पेंडिंग, दोनों रूल हमारे फॉलो कर रही है। सो हमें इसका आंसर पूरा पढ़ के निकालना पड़ेगा। जब 2 ऑप्शन बचे ना, तब पहले एक ऑप्शन को पढ़ लो जो इजी लगे आपको। जैसे 1 2 3 4 पढ़ना आसान है मेरे लिए, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो मैं इसको इजीली पढ़ के इसका मीनिंग निकाल लूँगा। और उसके बाद में अगर वो ठीक लगे तो उसको ठीक कर दो, और अगर गलत लगे तो दूसरे ऑप्शन को ठीक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, वैसे सॉल्व करते हैं जब 2 ऑप्शन बचे। डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट्स, ओके। पहले लाइन क्या है कि डेटा लोकलाइजेशन है, उससे जो डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट है वो एक कंटिन्यूअस इशू बन चुका है ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस में। ओके, दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? नेशंस आर्ग्यू कि अगर डोमेस्टिकली वो स्टोर करेंगे तो सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट लाइन क्या है? हाउएवर कंटेंट दैट सच मैंडेट्स रेयर, ऐसे मैंडेट होंगे तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी। और लास्ट क्या है? लास्ट है कंक्लूडिंग सेंटेंस की रिजल्ट ऐसा होगा। सो 1 2 3 4 बिल्कुल सेंस मेक कर रहा है, कोरिलेशन है, कोहेरेंस है, कोहिजन है, एकदम सेंटेंस में स्टोरी फॉलो कर रही है, A to Z हो रहा है। सो दिस इज दिस कैन बी द आंसर एंड दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट फिर से हमारे पास है PQRS का। देखो अगर PQRS आपको हार्ड लग रहा है ना, क्योंकि PQRS होते हार्ड है, ठीक है, कोई इसमें 2 राय है नहीं। और स्टेनो वगैरह के जिसमें S1 S6 वाले होते हैं वो थोड़े और भी हार्ड होते हैं। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग सेंटेंस निकाल रहे हैं, उससे ऑप्शन कट जा रहे हैं हमारे, लेकिन उसमें स्टार्टिंग सेंटेंस तो दे ही दिया आपको। सो अगर वैसे PQRS की प्रैक्टिस करनी है तो आप इससे सर्च करना यूट्यूब पे PQRS SSC इंग्लिश विद यश। ओके, सो उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट आ जाएगी और वीडियो भी आ जाएगी, आप PQRS वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। एक मैंने करवाई है PQRS क्लास 0, उसमें सॉल्व किया हमने कैट लेवल के एग्ज़ाम, जो कैट में आए ना, या फिर उससे भी हाई लेवल के। अगर आपको एकदम सेक्सी वाली तैयारी करनी है ना कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, PQRS 0 या पैराजम्बल 0। ओके, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। कोलिशन गवर्नमेंट्स, कोलिशन क्या होता है? गठबंधन।
often rely on consensus building rather than unilateral decision making. जो कोलिशन वाली गवर्नमेंट होती है, यानी जो गठबंधन से गवर्नमेंट बनती है, वो रिलाई करती है किस पे? कंसेंसस पे, कि लोग क्या कह रहे हैं, आपस में संबंध कैसा है, ओके, कि ये वाला ये कंसेंसस है, दोनों लोग किस पे राजी है, रैदर देन यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग, ना कि वो यूनिलैटरल पे ध्यान देते हैं। बिकॉज अगर वो यूनिलैटरली खुद ही सब कुछ करने लगे तो कोलिशन टूट जाएगा ना, कोलिशन टूटा तो सरकार गिर गई। दिस वॉज एविडेंट, क्या दिस वॉज से स्टार्ट होगा, दिस डिफाइंड नहीं है तो टू से स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी फिर से एलिमिनेट। इन द रिसेंट बजट नेगोशिएशंस मार्क्ड बाय इंटेंस हॉर्स ट्रेडिंग, ये एविडेंट था, कौन सी चीज? ये वाली चीज, ये वाली चीज एविडेंट थी, एक के बाद दो आएगा। इन द रिसेंट बजट नेगोशिएशंस मार्क्ड बाय इंटेंस हॉर्स ट्रेडिंग, सच कॉम्प्रोमाइजेस, क्या ये कॉम्प्रोमाइज है? देखो अगर वेन डायग्राम बनाए हम इसका, तो कंसेंसस तो इतनी सी बात का होगा ना, ये भी करना चाहेगा, 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 बट कंसेंसस तो इतनी सी पे है। सो दिस सच कॉम्प्रोमाइजेस, ये कॉम्प्रोमाइज ही हुआ ना। वाइल स्लोइंग रिफॉर्म्स ऑल्सो प्रिवेंट अथॉरिटेरियन ओवर रीच, ऐसे कॉम्प्रोमाइज है, उससे रिफॉर्म होते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, लेकिन इससे ऑल्सो प्रिवेंट होता है अथॉरिटेरियन ओवर रीच, की एक ही बंदा सारे फैसले ले ले, वो हो गया अथॉरिटेरियन ओवर रीच। द ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन रिमेन्स अ पेरिनियल डिबेट। जो ट्रेड ऑफ है कोलिशन में कि स्पीड चली जाएगी ना, अब इसको पहले इस पे से ये पॉइंट मनवाना है, तो पहले ये मानेगा और फिर इसको पॉइंट के लिए मनाना पड़ेगा, तब जाके आगे काम बढ़ेगा ना। सो इससे ये होता है कि स्लो स्पीड हो जाती है, और डेमोक्रेटिक जो डेलिब्रेशन होती है, कि इच्छा होती है, ये डिबेट है कि देखो अगर कोलिशन हुआ तो एक तो स्पीड कम हो गई, और दूसरी कि खुद की वो कम हो गई, एक एक बंदे की डिपेंडेंस कम हो गई, ओके। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? टू से स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन ये कट गया। ए से स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा, और चार पे खत्म होगा। ए से स्टार्ट, चार पे खत्म, ए से स्टार्ट, चार पे खत्म, ओके। इसका आंसर भी 1 2 3 4 है, अगर मैं आपको बताऊँ तो। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो इसका एकदम सेंटेंस में क्या देखते हैं हम? कोहेरेंस है सेंटेंस में, क्या सेंटेंस में स्ट्रक्चर है, क्या सेंटेंस ए टू जी जा रहा है, क्या ए स्टार्टिंग पॉइंट है और जी कंक्लूडिंग है। अगर हमें एक पैराग्राफ बनाना हो तो हम ये चार पांच चीज़ें देखते हैं, इसमें वो सभी फॉलो हो रही हैं। सो 1 2 3 4 विल बी आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से होमोनिम का, द मिनिस्ट्री इज ब्लैंक ओवर द कॉन्ट्रैक्टर्स ब्लैंक प्रैक्टिस ट्रिगर्ड अ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। ओके, होमोनिम नहीं है, ये स्पेलिंग का है। देखो सर्वेलेंस, अबे यार पेन में गलत सिलेक्ट कर दिया था मैंने, लेकिन फिर भी देख लो, सर्वेलेंस फ्रॉड, सर्वेलेंस फ्रॉड, सर्वेलेंस फ्रॉड, सर्वेलेंस फ्रॉड। सो स्पेलिंग देखनी है इसमें, स्पेलिंग के लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम हो जा। सर्वेलेंस की स्पेलिंग कैसी होती है? सर्वेलेंस की स्पेलिंग में होती है, देखो SUR वेल, SUR वेल, वेल क्या होता है? पर्दा, वेल के बाद लेंस, लेंस नायक वाला, सर वेल लेंस, सर वेल लेंस, ओके। फ्रॉडुलेंट की क्या होती है? फ्रॉड यू लेंट। देखो स्पेलिंग कैसे याद करते हैं? छोटा छोटा टुकड़ा बना के, फ्रॉड यू लेंट, फ्रॉड यू लेंट, सर वेल लेंस, सर वेल लेंस, ओके। ऐसे छोटा छोटा बना के स्पेलिंग को याद करते हैं, ये होता है स्पेलिंग याद करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास फिर से स्पेलिंग का। स्पेलिंग का ऑप्शन अगर मैं एलिमिनेट करूँ तो इनकन्सिस्टेंसी से ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। 10 ई आता है इसमें, EN CIES भी होगा, सो ये दो एलिमिनेटेड। CIES मेटिकुलस में सिंगल एल आता है, सो दिस विल बी द आंसर, ओके। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, स्पेलिंग तो यार खुद से याद करनी होगी, टॉप 500 600 स्पेलिंग तो याद करनी है, कर ही लो। लास्ट क्वेश्चन, ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आ गया। ये क्वेश्चन करते ही आपको आंसर बता देना है, ठीक है, कि कितने आपके मार्क्स आए। गुड गुड। अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ओके। पॉली, पॉली मतलब मैनी, बाय दो, लिंग्विस्ट लैंग्वेज का जानकार, ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट कर सके, ओके।
बायलिंगुअल होता है जो दो लैंग्वेज हो, बाय दो लिंगुअल लैंग्वेज। ट्रांसलेटर का ऐसा हो सकता है ना कि वो हिंदी से, लेट्स से हिंदी से इंग्लिश कर ले और वो इंग्लिश से गुजराती भी कर दे, ठीक है। सो उसको ज़्यादा लैंग्वेज आ सकती है। बाय में वो एकदम क्लॉज डिफाइन हो गया कि दो ही लैंग्वेज है, सो इसका आंसर होगा बाय। पॉलीगॉट भी मल्टी लैंग्वेज होता है। लिंग्विस्ट होता है जो लैंग्वेज का जानकार हो, एकदम एक्सपर्ट आदमी, ओके। सो दिस विल बी द आंसर। अभी आप मेरे को बताओ कि आपके 50 में से नेगेटिव हटाने के बाद कितने मार्क्स आए, ओके। और इस लेक्चर से आपने कुछ सीखा, क्या सीखा कमेंट में बताओ कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, और आपका फीडबैक क्या है इस मॉक टेस्ट को लेके कि किस सेक्शन में मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे कौन सा सेक्शन आपको और बेटर मिल सकता है, ओके। इसके अलावा आपका कोई भी सलाह सुझाव क्वेश्चन कमेंट कुछ भी हो, यू कैन ज्वाइन ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम में आप मेरे को डीएम करके भी डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, पिंड कमेंट में। कौन से चैनल पे, एसएससी इंग्लिश विद यश। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो, और चैनल को शेयर भी कर देना क्योंकि अकेले ऑफिस जाने में कोई मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। एज ऑलवेज celebrate and celebrate. Your host, yes, signing off. Have a great day.